हेलो दोस्तों। आज आज हम लोग भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है। एक मिनट में इसका पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ एयरप्लेन मोड मार के। इसको क्लिक करने के बाद अब इस पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मानी भू आकृति विज्ञान। भौगोलिक इसमें हम अध्ययन करेंगे इतने सारे चीज़ों का भू आकृति विज्ञान में। पहला भौगोलिक समय सारणी, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, महाद्वीपीय एवं सागरीय द्रोणी, फिर उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी, चट्टान तंत्र, बहिर्जात शक्तियाँ, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो नीचे स्थलाकृति है उसमें प्रथम स्थलाकृति में महाद्वीप सागर है, द्वितीय में पर्वत पठार मैदान घाटियाँ हैं, और तृतीय में भूमिगत जल, हिमानी द्वारा निर्मित जल, पवन तारा द्वारा जल निर्मित जल, नदी द्वारा जल, भूसागरीय तरंगों का जल। ये सारी स्थलाकृति हैं। पवन द्वारा निर्मित, सॉरी ये जो है इसको एक बार समझेंगे कि तृतीय में कौन कौन से भूमिगत जल, हिमानी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सबसे पहले भौगोलिक समय सारणी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। भौगोलिक समय सारणी, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि भौतिक भूगोल का वह अंग जिसमें भूपृष्ठ पर अवस्थिति विभिन्न श्रेणी की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अवस्थिति का अध्ययन कालखंड, उत्पत्ति, विकास, प्रभाव के संदर्भ में इन सब में किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में पहला टॉपिक है भौगोलिक समय सारणी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। भौगोलिक समय सारणी या भूगर्भिक समय सारणी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल की प्रत्येक परिघटनाओं का अध्ययन मुख्य रूप से दो संदर्भों में किया जाता है, एक तो अवस्थिति के संदर्भ में, एक कालखंड के संदर्भ में। तो भूगर्भिक समय सारणी या पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले से लेकर आज तक की घटनाओं का कालखंड का अध्ययन करेंगे। तो भौगोलिक समय सारणी में हम कब का अध्ययन करेंगे, 4.5 अरब वर्ष से, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर के आज तक की घटनाओं का वर्णन करेंगे, कैसे कैसे हुआ। तो भूगर्भिक सारणी जो कालखंड, उसको 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला है महाकल्प, दूसरा है कल्प, तीसरा है युग, चौथा है शक। महाकल्प को इयोन बोलते हैं, EON इयोन। फिर कल्प को एरा बोलते हैं, ERA एरा। फिर युग को इपॉक्स बोलते हैं, EPOCHS इपॉक्स, या इसी को पीरियड्स भी बोलते हैं, पीरियड्स। और शक एज, युग के बाद आता है शक, शक को इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो क्या हो गया, चारों क्या हो गए, तो महाकल्प, पहला महाकल्प, कल्प, युग, शक। महाकल्प, कल्प, युग, शक, ये 4 कालखंड में विभाजित हैं भूगर्भिक जो समय सारणी है। अब देखो, सबसे पहले महाकल्प देखते हैं। महाकल्प को इंग्लिश में इयोन कहते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड और एक है पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड। प्री कैम्ब्रियन कालखंड को जो है 4.5 बिलियन, मतलब 4.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर 570 मिलियन तक के वर्ष को प्री कैम्ब्रियन कालखंड में रखा गया है। तो प्री कैम्ब्रियन जो है, इसको 570 मिलियन कह सकते हैं, 57 करोड़ भी कह सकते हैं। और प्री कैम्ब्रियन युग में जो है, ये देखो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद ये वेल्स है, और ये आयरलैंड है। तो वेल्स से चट्टानें मिलती हैं प्री कैम्ब्रियन युग में। इसका कोई मतलब नहीं है, आप समझने के लिए बनाया गया है। तो महाकल्प 2 भागों में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन मतलब 4.5 बिलियन, मतलब अरब वर्ष पहले से 570 मिलियन वर्ष तक प्री कैम्ब्रियन युग था, और 570 से लेकर आज तक पोस्ट कैम्ब्रियन था। अब देखो, आयु निर्धारण की सबसे बड़ी इकाई महाकल्प, अब यहाँ लिखा गया है वही चीज़। आयु निर्धारण की सबसे बड़ी इकाई महाकल्प को हम 2 भागों में देखते हैं। एक तो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प 4.5 अरब से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक, और एक है पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प 570 मिलियन से अब तक। फिर ये जो प्री कैम्ब्रियन है, उस जो 4.5 बिलियन से 570 मिलियन वर्ष तक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ए जोइक काल, ए माने नहीं, जोइक माने जीव, मतलब जिसमें जीवन रहित हो। आर्के जोइक, आर्के माने था पुराना, जोइक माने जीव, जिसमें पुराने जीव लगभग हों। प्रोटोजोइक, जिसमें प्रोटो नामक
प्रोटोजोआ नामक जीव था इसमें प्रोटोजोइक काल में। अब इन तीनों का कालखंड जो है क्या क्या है इसको देख लेते हैं कि ये देखो, एजोइक जो कालखंड है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक था। आर्केजोइक काल जो है 3.8 बिलियन से 2.1 बिलियन वर्ष पूर्व था, और प्रोटोजोइक काल जो है 2.1 बिलियन से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। तो आपको इंग्लिश में याद करना है एजोइक, यानी कि जीव रहित कालखंड। ये एजोइक ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में एजोइक ही पूछता है, एजोइक ही डालता है ऑप्शन में। देन अभी फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है इसके बारे में देख लिया। अब इसको 3 कालखंड में बांटते हैं। इसका ब्राइटनेस 1 मिनट में बढ़ा लेता हूँ। तो ये जो है एजोइक कालखंड, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है एजोइक कालखंड। तो एजोइक जैसा कि हमने पहले देख लिया 4.5 बिलियन से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व तक था। तो इस कालखंड में क्या क्या हुआ, तो देखो, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी, और भूपर्पटी का विकास हो रहा था ऊपर। मैंने इसका आपको बताया, जब भूपर्पटी का विकास हो रहा था मतलब ऊपर की पपड़ी बन रही थी, तो क्या हुआ कि जो इसमें लावा और मैग्मा थे अंदर पृथ्वी के अंदर, वो विस्फोट से, उनके विस्फोट से बहुत सारी गैसें निकल रही थी। तो बाहर जो है पृथ्वी का वायुमंडल, आरंभिक वायुमंडल का निर्माण होता है एजोइक काल में। देखो, तब यही लिखा है कि इस कालखंड में पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत भूपर्पटी का विकास हो रहा था। इसी क्रम में पृथ्वी के ठंडा होने एवं ज्वालामुखियों के फटने से निकलने वाली गैसों ने हमारी आरंभिक वायुमंडल का निर्माण किया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था लेकिन जलवाष्प। जलवाष्प का फार्मूला होता है CO+H2। जलवाष्प था लेकिन जल नहीं था। जलवाष्प तो था, आरंभिक वायुमंडल निर्मित हुआ, जलवाष्प था लेकिन जल नहीं था, और ये जीव रहित थी क्योंकि एजोइक है, कॉल है। अब देखो, यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पे ज्वालामुखी दिखाया, गैस दिखाया। तो इसमें ज्वाला, गैस, मैग्मा, धूल, जलवाष्प, इन्हीं से आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें कौन कौन से गैस थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, H2, और ये सारे बहुत सारे आर्गन गैस थे। और यहाँ पे क्या था, परंतु जल की अनुपस्थिति की वजह से पृथ्वी पर जीवन नहीं था। तो जल नहीं था उस समय, ना ऑक्सीजन था एजोइक कालखंड में। फिर उसके बाद एजोइक कालखंड के बाद आता है आर्केजोइक कालखंड, जिसका कालखंड है 3.8 बिलियन से 2.1 बिलियन वर्ष पूर्व। तो इस कालखंड में क्या हुआ, इस कालखंड में कहा जाता है कि प्राचीनतम सिल्ड का निर्माण हुआ। मतलब जो ज्वालामुखी निकलता था तो मैग्मा जो था ठंडा हो जाता, ठंडा होकर के यहाँ पे क्या हुआ, सिल्ड बने, ऐसे ऐसे करके सिल्ड बन गए। देखो, सिल्ड को मैंने छोटे छोटे में दिखाया है। और जो हमारा बादल कैसे बना, इसी में बादल भी बना, कैसे बना कि जो जलवाष्प था, ये जो एक काल में जो जलवाष्प था वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो गया तो संतृप्त हुआ। क्या हुआ, संतृप्त माने बहुत ज़्यादा हो गया। तो संतृप्त होने के बाद यहाँ बादल बन गए, और बादल बनने के बाद लगातार वर्षा होने लगी पृथ्वी पर। पृथ्वी बहुत ठंडा भी होने लगा। तो और एक मान्यता और है कि जलीय उल्कापिंड भी इसमें, कोई जलीय उल्कापिंड जो है पृथ्वी से आकर टकराया था, जिससे जल ही जल हो गया था, और जल के कारण आरंभिक महासागर और सागर, झील आदि का उद्भव हुआ। तो जब जल आए, और यहाँ पे एक गैसें थी जो एमिनो अम्ल की गैसें थी, तो एमिनो अम्ल लवण युक्त जो जल था उसमें क्या हुआ, प्रथम जीव जो था उस साइनो या आर्की बैक्टीरिया का उद्भव हुआ। प्रोटीन एवं लवण युक्त गर्म जल क्षेत्रों में, जो लवण युक्त गर्म जल क्षेत्र था, क्योंकि अब देखो जल जब गिरेगा इस पर तो पृथ्वी गर्म है, तो गर्म और गर्म जल क्षेत्र हो जाएगा, और जल गिरेगा। और जल में क्या क्या है, वायुमंडल में क्या था, ये था, मतलब एमिनो अम्ल लवण युक्त थे। तो ये सब मिल करके, प्रोटीन एवं लवण युक्त मिल करके एक प्रथम जीव साइनो जो है आर्की बैक्टीरिया का जन्म हुआ। यहाँ पे देखो एमिनो अम्ल की एसिड रेन मैंने लिखा है, एमिनो अम्लों से एसिड रेन, लवण युक्त जल का जो वर्षा हुई थी, तो उसी से साइनो नाम का एक आर्की बैक्टीरिया का उद्भव हुआ जल में। और जलवाष्प पर, जो ये जलवाष्प है CO+H2, इस जलवाष्प पर जब किरणें, पराबैंगनी किरणें पड़ी सूर्य की, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ओजोन के रूप में बाहर निकला, और ऑक्सीजन के रूप में भी बाहर निकला। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है कैसे आया, पराबैंगनी किरणें पहले पृथ्वी पर पूरी आती थी, क्योंकि बीच में वो नहीं था, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ओजोन लेयर नहीं था तब, ओजोन लेयर का विकास नहीं होता, क्योंकि ओजोन लेयर तो ऑक्सीजन से बनता है। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ओजोन लेयर कैसे बनेगा। तो क्या हुआ, तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आई और CO+H2 से टकराई, जलवाष्प से टकराई, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता गया। तो ऑक्सीजन का उद्भव किस में हुआ, ऑक्सीजन का प्राप्ति किस में हुई, आर्कीजोइक काल में। और सिल्ड और बादल, महासागर, ये सब आर्कीजोइक काल में हुए। साइनो और आर्की बैक्टीरिया का जन्म भी आर्कीजोइक काल में हुआ।
एजोइक काल में क्या क्या हुआ था, आरंभिक वायुमंडल बना था और उसमें जलवाष्प की मात्रा थी। और देखो इसमें लिखा है कि यहाँ देखो, जलवाष्प पर पराबैंगनी कीड़ों के प्रभाव से O2 अस्तित्व में आया और साथ ही जल क्षेत्रों में उपस्थित एल्गी शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से O2 प्राप्त हुआ। जो एल्गी शैवाल थे उनके प्रकाश संश्लेषण से भी O2 प्राप्त हुआ। भारत में पाई जाने वाली आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानें इसी कालखंड में पाई गई, मतलब निर्मित हुई। आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानें किस कालखंड में निर्मित हुई, आर्कियोजोइक कालखंड में निर्मित हुई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक कालखंड, जो कि एक ये भी प्री कैम्ब्रियन का है। प्री कैम्ब्रियन में 3 है, एजोइक है, एजोइक, आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरियोजोइक। प्रोटेरियोजोइक का कालखंड 2.1 बिलियन वर्ष से 75 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। इसमें क्या हुआ कि गैसों के कारण जो पृथ्वी के अंदर गैस थे उनके कारण बहुत तेज़ी से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, हलचल हुआ। तो उससे क्या हुआ, भूप्रपटी स्थिर नहीं रह गई और उसका संचलन माने हिलने डुलने लगी, चलने लगी। तो संचलन के कारण क्या हुआ, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, सतपुड़ा पर्वत का और पूर्वी घाट जैसे पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अरावली राजस्थान में संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। ठीक है, वलित माने होता है कि जैसे ये देखो यहाँ वलित पर्वत बनाया गया है कि ऐसे मान लिया कोई है, ये मान लिया ये सागर ये कोई महाद्वीप है और नीचे सागर है, तो सागर नीचे होता जाता है और ये ऊपर थोड़ा ऐसे फोल्डेड हो जाता है ऐसे। जैसे मान लिया ये हमारी हथेली है, मान लिया ये हमारी हथेली है, यहाँ पे कागज़ रखेंगे और फिर हाथ को ऐसे मोड़ा जाए तो कागज़ ऐसे ऐसे मुड़ जाता है थोड़ा सा। तो इसी तरह जो है अरावली, सतपुड़ा और तथा पूर्वी घाट का प्रोटेरोजोइक काल में निर्माण हुआ। और जैविक विकास के क्रम में सागरीय जल क्षेत्रों में बैक्टीरिया, स्पंज, शैवाल, प्रोटोजोआ वर्ग का बहुलता में पाई गई, इसलिए इस कालखंड को प्रोटोजोइक कालखंड भी कहते हैं। तो ये तो हो गया प्री कैम्ब्रियन में 3 थे, कौन कौन से, एजोइक थे, आर्कियोजोइक था, प्रोटेरोजोइक था। एजोइक कालखंड में क्या क्या हुआ, एजोइक कालखंड में आपका ऑक्सीजन नहीं था, आरंभिक वायुमंडल विकसित हुआ और जलवाष्प था। और आर्कियोजोइक में क्या क्या हुआ, आर्कियोजोइक में जलीय उल्कापिंड के टकराने से क्या क्या हुआ था, महासागर, आरंभिक सागर, इन सब का उत्पत्ति हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था, बादल का निर्माण हुआ था और द्रोणी में जल आया था। और फिर क्या हुआ था, सिल्ड का निर्माण हुआ था। ठीक है, और प्रोटेरोजोइक में प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ था इसलिए, और अरावली, सतपुड़ा तथा पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था। और एक चीज़ और है इसमें, जो आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानें हो किसमें हुई थी, आर्कियोजोइक काल में। आर्कियन से आर्कियन, आ से आर्कियोजोइक, आर्कियन आर्कियोजोइक से ही पढ़ा। ठीक है, एंड देन आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पोस्ट कैम्ब्रियन। अब तो वो खत्म हो गया, प्री कैम्ब्रियन के 3 भाग खत्म हो गया। अब पोस्ट कैम्ब्रियन के कितने भाग हैं, तो पोस्ट कैम्ब्रियन तो 570 मिलियन से अब तक का है। इसके 4 भाग हैं, कौन कौन से, पैलियोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक, पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक के बाद फिर सेनोजोइक के बाद फिर नियोजोइक। 4 कालखंड आते हैं। देखो पैलियोजोइक का कालखंड होता है 470 मिलियन से कितना होता है, सॉरी, पैलियोजोइक का होता है 570 मिलियन से 220 मिलियन वर्ष पूर्व तक। मेसोजोइक का क्या होता है 220 से 65, सीनोजोइक का 65 से 11 मिलियन और नियोजोइक का 11 मिलियन से अब तक। अब इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं। अब इसमें जो पैलियोजोइक का पहले पढ़ते हैं, पी से पैलियोजोइक का पढ़ते हैं। पैलियोजोइक जो है सबसे पहले माने पुराना, जोइक माने जीव, सबसे पुराना जीव जो था इसमें है। तो पैलियोजोइक को हम 6 भागों में बांटते हैं। मतलब पोस्ट कैम्ब्रियन में जो पैलियोजोइक पढ़ रहे हैं उसको हम 6 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, सी से कैम्ब्रियन, कॉस्ड सीपी, इसको फार्मूला साथ करते हैं, कॉस्ड COSD, कॉस्ड CP। तो सी से हो गया कैम्ब्रियन, ओ से हो गया ओर्डोविशियन, एस से हो गया सिलूरियन, डी से हो गया डेवोनियन और सी से हो गया कार्बोनिफेरस, पी से हो गया पर्मियन। तो कैम्ब्रियन, ओर्डिवोसियन, सिलूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये 6 भाग हो गए। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो कैम्ब्रियन कालावधि में क्या हुआ, सागरीय जल क्षेत्रों में रीढ़ विहीन जीव विकसित हुए। रीढ़ विहीन माने जिसके पास हड्डी नहीं थी, वो जीव जो है विकसित हुए। फिर ऑर्डिविशियन में क्या हुआ, तो जब पहले रीढ़ विहीन थे तो फिर रीढ़ युक्त हो गए, और उसमें क्या हुआ कि पुनः भूहलचल के प्रभाव से इस काल में अरावली का पुनरुत्थान हुआ। जो अरावली पहले बनी थी उसमें, कौन से काल में अरावली बनी थी, जो प्रोटेरोजोइक काल में बनी थी, उसका पुनरुत्थान हुआ और विंध्य श्रेणी का उद्भव हुआ। तो विंध्य श्रेणी का उद्भव किस काल में हुआ, ओर्डोविशियन काल में। और एक महत्वपूर्ण जो यूरोप में स्कैंडिनेविया एवं स्कॉटलैंड श्रेणी क्रम में आती हैं, तो इनका भी ओर्डोविशियन काल में हुआ था।
स्कैंडिनेविया का, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन ओरोजनी कहते हैं। ओरोजनी का अर्थ होता है कि पर्वत की उत्पत्ति। ओरोजनी जो है इसका शब्द का लिया जाता है पर्वत की उत्पत्ति। और जो स्कैंडिनेवियन काल था, स्कैंडिनेवियन पर्वत था, वो ओर्डोविशियन काल में उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी कहते हैं। ठीक है, एक ओरिजिनी हो गया। अभी हम ओरिजिनी के बारे में देखेंगे। 4 ओरिजिनियाँ हैं, जो कि पहला है स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी, जो कि ओर्डोविशियन काल में खंड में है। अब देखो थर्ड थर्ड है इसका पैलियोजोइक का थर्ड पार्ट है सिल्यूरियन। तो सिल्यूरियन में सागरीय जल क्षेत्र में मत्स्य वर्ग का उद्भव एवं विकास हुआ। इसमें मछली की कहानी, जो ये मछली की कहानी थी कि सप्तऋषि जब मछली कह रही थी कि राजा राजा मुझे जगह दो, तो वो जब जगह दिया, छोटे बर्तन में रखा तो उतना बड़ा ले लिया आकार, फिर और बड़े बर्तन में रखा और बड़ा आकार लेगी। उसका सत्य नाम करके कोई राजा था, बहुत ही घमंडी हो गए थे उस समय। तो विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था। तो ये वह जो मछली थी उसी समय का, ये शायद एक पुराणों में कहानी है, विष्णु पुराण में शायद। तो उन्होंने बताया था कि जब क्या कहते हैं, एक बार आएगा ऐसा कि सुनामी आ जाएगी, मतलब पूरा प्रलय हो जाएगा, तब मैं आऊँगी आपको जल में लेने के लिए, तो मेरे पूँछ से जो है अपना नाव बांध देना, देना आपको मैं बचा लूँगी। तो ये मतलब उस समय विष्णु का अवतार कभी कहानी। तो ये जो मछली थी माना जाता है कि उसी वर्ग में इनका उद्भव हुआ था। और स्थल में पत्ती विहीन वनस्पतियाँ विकसित हुई सिल्यूरियन काल में। फिर डेवोनियन काल में क्या हुआ कि जो मछली थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए इसे फिश एज कहा गया। सिल्यूरियन में तो मत्स्य वर्ग का उद्भव हुआ, लेकिन डेवोनियन में मछली की बहुत ज़्यादा बहुलता पाई गई, तो इसे फिश एज कहा गया। जिनमें से कुछ मछलियाँ, कुछ वर्ग मांसाहारी थे। मांसाहारी क्यों हुए? क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं बचा तो क्या हुए कि वो मांसाहारी हो गए, और धरातलीय वनस्पतियाँ पत्ती युक्त आ गई। जो यहाँ पे सिल्यूरियन में पत्ती विहीन थी वो पत्ती युक्त हो गई, और जिससे प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होने लगी, और इनके प्रभाव संपूर्ण धरातल क्या हो गया, संपूर्ण धरातल हटा। इसके प्रभाव संपूर्ण धरातल जो हो गया, क्या हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। इनके प्रभाव से संपूर्ण धरातल हरा हो गया। अच्छा, ये हरा हो गया लिखा है। ठीक है, इनके प्रभाव से संपूर्ण धरातल जो है हरा हो गया। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर डेवोनियन हो गया। फिर आ गया कार्बोनीफेरस काल। कार्बोनीफेरस काल का 350 से 270 मिलियन वर्ष तक था। तो इसका कालखंड अभी रहने दो, इसका कालखंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पहले जो एक में ये भाग है। कार्बोनीफेरस में क्या क्या हुआ? कार्बोनीफेरस में जो था एक कोयला का युग कहा जाता है, क्योंकि जो ऐसे जैसे मान लिया कार्बोनीफेरस काल में जो पहाड़ थे ऐसे जो इनमें, तो इनमें जो थे बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें सागरी में इसी में दब गए थे। तो दबने से क्या हुआ कि इसमें कोयला मिलने लगा कुछ दिन बाद। तो ये कोयला जो था मिलने की वजह से इसे कोयला कहा गया। और एक चीज़ और है जो यहाँ मैं चित्र बनाया हूँ, इसमें क्या था कि देखो, ये जो समुद्र में मछलियाँ थी, जो मान लिया इसमें समुद्र में मछलियाँ थी, तो क्या हुआ जब इसमें खाने को नहीं बचा, तो ये लोग यहीं पास में वनस्पतियाँ रहती थी, इनके बगल में ज़मीन पे वनस्पतियाँ रहती, तो ये कूद कूद के यहाँ जाने लगी। तो कूद कूद के यहाँ जाने लगी पेट भरने के लिए। तो जब बाहर जाने लगी तो इनको क्या हुआ, ऑक्सीजन लेने की आदत हो गई धीरे धीरे। ये मछलियाँ जब बाहर गई तो इनको ऑक्सीजन लेने की धीरे धीरे आदत हो गई। तो इससे उभयचर विकास हुआ कि जो जल में और थल में दोनों रह सकते हैं। तो इन्हीं मछलियों से जो है उभयचर का विकास हुआ। फिर सरीसृप का विकास कैसे हुआ? तो कुछ मछलियाँ जो हैं जब रेंग करके जब जब पास का वनस्पति खत्म हो गया, जैसे ये नदी है तो पास की वनस्पति खत्म हो गई, तो यहाँ एक वनस्पति थी, तो खाने तो जाना था ही नहीं, तो कुछ मछलियाँ रेंग करके यहाँ तक आई, तो इससे सरीसृप का वर्ग का जो है विकास हुआ। तो कार्बोनीफेरस काल में क्या क्या हुआ? कोयला, सरीसृप एवं उभयचर का विकास हुआ। और इस कालखंड में भूगर्भिक हलचल हुआ, जिससे भ्रंश घाटियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इन भ्रंश घाटियों में जो था कोयला जमा हुआ था, इसलिए कोयला कहते हैं। भ्रंश घाटियों मतलब होता है ऐसे करके, ये जो बीच बीच में घाटियाँ रहती हैं, तो भ्रंश घाटियों से क्या हुआ, कोयला का निर्माण हुआ। फिर है परमियन काल, जो कि पैलियोजोइक का छठा है। परमियन काल में क्या हुआ, भूगर्भिक हलचलों के प्रभाव से तीसरी ओरिजिनी की उत्पत्ति हुई। तीसरी ओरिजिनी की उत्पत्ति हुई, जिसे हर्सिनियन ओरिजिनी कहते हैं। मतलब हर्सिनियन ओरिजिनी कब हुआ? परमियन काल में हुआ था। और इसमें देखो, यूरोप का यूराल पर्वत, उत्तर अमेरिका का आपलेशियन पर्वत और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि जो है विकसित हुए थे इस समय परमियन काल में। और सरीसृप वर्गों में डायनासोर के पूर्वजों का उद्भव हुआ। तो डायनासोर के पूर्वज जो है एक इसमें आए थे, परमियन काल में आए थे। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, परमियन हो गया, इसके 6 भाग हो गए। एक मिनट,
इसके 6 भाग हो गए। जो हमारा पोस्ट कैम्ब्रियन था, पोस्ट कैम्ब्रियन में हम लोग पैलियोजोइक का 6 भाग देखे हैं। कौन कौन सा? 6 भाग। CO कास्ट कास्ट CP कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन एंड CP से कार्बोनिफेरस और P से पर्मियन। ये 6 भाग हो गए पैलियोजोइक का। पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक के बाद कौन सा आता है? मेजोजोइक। मेजोजोइक के बाद कौन सा आता है? सीनोजोइक। और सीनोजोइक के बाद कौन सा आता है? नियोजोइक आता है। तो पैलियोजोइक का 6 भाग हो गए। अब हम मेसोजोइक स्टार्ट करेंगे। मेसोजोइक में क्या क्या हुआ? तो मेसोजोइक में इसे क्या कहते हैं? सरीसृप का युग। सरीसृप माने जो रेंग कर चलते हैं। तो मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया। इससे पहले जो को 6 भागों में, ऐसे मेसोजोइक को 3 भागों में। पहला है ट्रायासिक, ट्रियासिक होता है, ट्रियासिक काल। और दूसरा है, 1 मिनट मैं आपको पहले वहाँ तक दिखा देता हूँ, उसके बाद ये देखो। मेसोजोइक में कौन कौन से होते हैं? ट्रियासिक काल, जुरासिक काल और क्रीटेशियस काल। तो अब देखो, जो ट्रियासिक काल में क्या क्या हुआ। अब इसका एज क्या है? 220 मिलियन से 65 मिलियन तक। और जो पैलियोजोइक था उसका कितना था? 570 से 220 मिलियन तक। ठीक है। अब देखो इसमें ट्रियासिक काल में क्या क्या हुआ। यहाँ पे इतना है ट्रियासिक काल का, इसको मैं पढ़ता हूँ, देख लेना। ट्रियासिक काल में डायनासोर पूर्णतः अस्तित्व में आ गए। मतलब जो यहाँ उद्भव हुआ था ये पूर्णतः अस्तित्व में आ गए। धरती की सतह पर फास्फेट युक्त चट्टानों का तथा कैल्शियम युक्त चट्टानों का निर्माण हुआ। ये ट्रियासिक काल में हुआ। फिर ट्रियासिक में जुरासिक काल में क्या हुआ? तो जुरासिक काल को डायनासोर का युग कहा जाता है। देखो डायनासोर, ये जुरासिक काल में मैंने, ये पूरा जुरासिक काल का ही है, जो इतना है ये जुरासिक काल का है। जुरासिक काल में क्या क्या हुआ पढ़ता हूँ। पृथ्वी पर डायनासोर के साम्राज्य की वजह से डायनासोर का युग कहा जाने लगा। और पौधों में पहली बार पुष्प या फूल खिल उठे, जिसकी वजह से परागण क्रिया आरंभ हुई जुरासिक काल में। तो परागण क्रिया किस काल में हुई थी? जुरासिक काल में। और डायनासोर का युग किसे कहा गया? जुरासिक काल को। और जैविक उद्भव का विकास एवं प्रक्रिया, पेड़ों पर उछलकर चलने वाले जीव, स्तनधारी, ये सब इसी में, उड़ने वाले पक्षी का इसी में उद्भव हुआ। और भूगर्भिक हलचल से पैंजिया जो है 2 भागों में टूट गया। पैंजिया किसे कहते हैं? पैंजिया पहले माना जाता है कि पृथ्वी का जो दक्षिणतम भाग था, तो वहाँ पे 2 ऐसे करके महाद्वीप था एक, इसे पैंजिया बोलते हैं। और इसका पूरा जो था पैंथालसा बोलते हैं, जो सागरीय क्षेत्र था पैंथालसा। तो जुरासिक काल में क्या हुआ? एक हलचल हुई जिससे पैंजिया जो है 2 भागों में टूट गया, अंगारा लैंड में, गोंडवाना लैंड में। तो इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे टूटा था। तो ये सारी चीज़ें जुरासिक काल में हुई। पैंजिया टूटा 2 क्षेत्रों में, डायनासोर का युग कहा जाता है, परागण की क्रिया हुई और उछल कर चलने वाले जीवों का विकास हुआ। फिर है क्रिटेशियम। क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? क्रिटेशियस काल में, इस कालखंड में उल्कापात के प्रभाव से डायनासोर का अंत हो गया और इनमें बड़े जीवों का अंत हुआ। ज्वालामुखी दरार से विस्फोट में ज्वालामुखी दरार में विस्फोट से लावा पठारों का उद्भव हुआ, जैसे कि दक्कन का पठार, अंतरिम पठार। दक्कन का पठार कहाँ है? इंडिया में है। अंतरिम पठार आयरलैंड में, कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में। तो इन सारे पठारों का निर्माण किस में हुआ? मेजोजोइक काल के क्रिटेशियस कालखंड में। तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो, पोस्ट कैम्ब्रियन में पढ़ रहे थे, पोस्ट कैम्ब्रियन में पैलियोजोइक हो गया था। पैलियोजोइक में कौन कौन सा पढ़े थे? पैलियोजोइक में पढ़े थे कॉस्ट CD, C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन और D से डेवोनियन। एंड फिर 5वां था आपका C से कार्बोनिफेरस और फिर हो गया P से पर्मियन। 6 हो गए पैलियोजोइक में। फिर मेसोजोइक में 3 पढ़े, ट्रियासिक, ट्रियासिक के बाद जुरासिक, जुरासिक के बाद आपका क्रिटेशियस। तो 3 हो गए। अब फिर सीनोजोइक हम पढ़ेंगे। पोस्ट कैम्ब्रियन में क्या पढ़ेंगे? सीनोजोइक, जिसका क्या है कालखंड? 65 मिलियन से, इसका कालखंड है 65 मिलियन से कितना था? 11 मिलियन तक। ठीक है। तो 65 मिलियन, सीनोजोइक का कालखंड कितना है? 65 मिलियन से 11 मिलियन तक। अब सीनोजोइक भी 5 भागों में बांटा गया। पियोम्प करके आज रख सकते हैं, PEOMP, पियोम्प करके। तो पी से क्या हो गया? पी से हो गया पैलियोसिन, ई से हो गया इयोसिन, ओ से हो गया ओलिगोसिन, एम से हो गया मायोसिन और पी से हो गया प्लायोसिन। तो इस सियोजीन को, यहाँ पे सियोजेनिक काल को क्या कहते हैं? एज ऑफ मैमेलिया, मतलब स्तनधारी जीवों का युग कहते हैं। और इसी में जो है एल्पाइन ओरिजिनी, जो है एल्पाइन ओरिजिनी सीनोजोइक काल में अल्पाइन ओरिजिनी का भी जन्म, मतलब एल्पाइन ओरिजिनी माने पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, एल्पाइन नाम था इसका, एल्पाइन ओरिजिनी। तो सेनोजोइक स्तनधारी जीवों का कालखंड कहलाता है और जिसमें आज के विभिन्न शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों के पूर्वजों का उद्भव एवं विकास हुआ। चूँकि भूगर्भिक हलचलों से पुनः पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जिसे अल्पाइन ओरिजिनी कहते हैं। इस घटना के दौरान कौन कौन से पर्वत ने? भारत का हिमालय अल्पाइन ओरिजिनी से, यूरोप का आल्प्स अल्पाइन ओरिजिनी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तर अमेरिका का रॉकी, अफ्रीका का एटलस, ये सारे अस्तित्व में आए थे अल्पाइन कौन से? अल्पाइन ओरिजिनी से। फिर देन है, अभी देखो
प्लायोसीन ईओसीन का तो इसमें एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन ओलिगोसीन से दिया। ओलिगोसीन में क्या क्या हुआ था? ओलिगोसीन में बृहत हिमालय, मायोसीन में मध्य हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ। ओलिगोसीन में पूंछविहीन बंदर, मायोसीन में पेड़ पर रहने वाला बंदर और पैर खड़ा करके चलने वाला बंदर, और प्लायोसीन में होमो इरेक्टस जो 2 पैरों पर चलने वाला आदि मानव शिकारी बना प्लायोसीन में। तो ये हो गया ये हो गया सीनोजोइक कालखंड। अब सीनोजोइक के बाद हम लोग पढ़ते हैं नियोजोइक कालखंड में। तो नियोजोइक कालखंड जो था ये भी पोस्ट कैम्ब्रियन का चौथा भाग है, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन 11 मिलियन से 11,200 वर्ष और होलोसीन 11,200 से अब तक। अब देखो इसमें हिमयुग कहा जाने लगा, क्योंकि तापमान की गिरने की वजह से बर्फ वर्षा से बर्फ चारों तरफ ढका रहने लगा, इसलिए हिमयुग कहा गया। तो हिमयुग तीन भागों में है। एक तो आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक कालखंड के बीच में था, एक फर्स्ट हिमयुग कहते हैं, एक कार्बोनिफेरस काल में था सेकंड हिमयुग, और एक प्लीस्टोसीन कालखंड में थर्ड हिमयुग कहते हैं। लेकिन ये प्लीस्टोसीन कालखंड में जो थर्ड हिमयुग है वो 4 भागों में बांटा गया है, 4 ग्रेट आइस एज, मतलब इसे इसलिए ग्रेट आइस एज कहते हैं। 4 भाग कौन कौन है? गुंज, मिंडल, रिस एंड उर्म। गुंज, मिंडल, रिस एंड उर्म, ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में है, GMRW। पहले जी आता है, फिर एम आता है, फिर आर, फिर डब्ल्यू। तो गुंज, मिंडल, रस, उर्म, ये चारों जो है क्या है? प्लीस्टोसीन के हिमयुग हैं, जो कि ग्रेट आइस एज कहलाते हैं। एंड इसमें देखिए आप कि प्लीस्टोसीन का जो कालखंड है इसमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसे महान हिमयुग कहा जाता है, जिसमें 4 कर्मिक युग प्राप्त होते हैं, गुंज, मिंडल और रिस, उर्म। साथ ही भारत सहित दुनिया भर हिम झीलों का निर्माण, उत्तर भारत के मैदान, साथ साथ हिमालय की अंतरा पर्वतीय घाटियों का उत्पत्ति हुआ इसी काल में, प्लीस्टोसीन काल में। इस कालखंड में आते आते मानव विकास क्रम में पशुपालक बन गया, और जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस जो था, होमो इरेक्टस किसमें? प्लायोसीन में। होमो इरेक्टस प्लायोसीन में, वो भी सीनोजोइक कालखंड में प्लायोसीन में होमो इरेक्टस था। और इसमें क्या होगा? होमो सेपियंस हो गया। प्लीस्टोसीन में होमो सेपियंस हो गया। एंड होलोसीन में अभी हो जाएगा क्या? होलोसीन में आपका हो जाएगा वो होमो सेपियंस सेपियंस हो जाएगा। एंड देखो होलोसीन आ गया इसमें। तो होलोसीन क्या है? हिमयुग के उपरांत वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि की वजह से दुनिया भर में गर्म मरुस्थलों का निर्माण हुआ, जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल होलोसीन काल में बना, भारत का थार मरुस्थल होलोसीन काल में बना, भारत के दोनों तटीय मैदान कालखंड होलोसीन में। वर्तमान में विश्व भूगर्भविदों ने 3 शकों में विभाजित किया, होलोसीन को 3 शक में विभाजित किया गया है। ग्रीनलैंडियन एज मतलब 11,200 से 8,200 वर्ष पूर्व तक, नॉर्थ ग्रीपन एज 8,200 से 4,000, और मेघालयन एज 400 से अब तक। तो हम लोग अभी किस एज में है? मेघालयन एज में। मतलब प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन के, फिर उसके बाद पोस्ट कैम्ब्रियन के, नियोजोइक के, फिर नियोजोइक के एंड होलोसीन के, और किस में? मेघालयन में हम लोग अभी हैं, मतलब अब तक है ना, तो अभी तो हम इसी में हैं। मानव जाति कृषि युग में प्रवेश कर तकनीक प्रधान बन चुका था इस कालखंड में, और इस ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। तो पहले लंगूर था, ये ऐप मानी लंगूर। लंगूर किस कालखंड में था? तो इसको देखते हैं। जब क्या कहते हैं, कपी बना था। तो कपी किस कालखंड में सबसे पहले कपी बना था? हमारे ख्याल से 1 मिनट में देख लेते हैं। पूंछविहीन कपी मानव पाया गया था ओलिगोसीन में। और फिर हेमी हैबिलस पाया गया था किसमें? हेमी हैबिलस पाया गया था मायोसीन में, इसे होमी हैबिलिस बोलते हैं। फिर प्लायोसीन में पाया गया था, पी से प्लायोसीन में पाया गया था। ए पाया गया था ओलिगोसीन में, और ए पाया गया था मायोसीन में, और ये पाया गया था प्लायोसीन में। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस पाया गया था किसमें? प्लीस्टोसीन में। और ये जो होमो सेपियंस पाया गया था होलोसीन में। तो 5 भाग, और प्लीस्टोसीन और होलोसीन जो है नियोजोइक कालखंड है। एंड ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए ओरिजिनी जो है, ये 4 ओरिजिनी है। पहला तो प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनी जो कि परमियन काल में, और दूसरा है स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी ओर्डोविशियन काल में, तीसरा हर्शियन ओरिजिनी, इसको बोलते हैं परमियन कालखंड में, और एल्पाइन सीनोजोइक कालखंड में एल्पाइन ओरिजिनी। तो प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनी है, स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी है, हर्शियन ओरिजिनी है, एल्पाइन, 4 ओरिजिनी है। तो यही अब देखो पहला मेंस का क्वेश्चन है, भूगर्भिक कालखंड में घटित पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का जिक्र करते हुए एल्पाइन ओरिजिनी के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं पर विस्तार दें। मतलब ये कह रहा है कि ओरिजिनी कितने प्रकार के होते हैं, और एल्पाइन ओरिजिनी में कौन कौन से पर्वत विकसित हुए।
तो इसका आंसर देखो लिखा गया है इसमें, मैंने लिखा है इसको, पहला आंसर लिखा है इसका। ओरिजिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ पर्वत निर्माण क्रम से लिया गया है, अर्थात पर्वत निर्माण के क्रम को अंग्रेजी में ओरिजिनी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक की पर्वत निर्माण 4 वर्गों में विकसित हुआ है, जिसे हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनी, इस कालखंड में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित जलवाष्प, CO2, गर्म गैस आदि की उपस्थिति में भूपटि संचलन प्रारंभ हुआ था, जिससे अरावली, सतपुड़ा तथा पूर्वी घाट, इसमें अरावली, सतपुड़ा तथा पूर्वी घाट जिससे पर्वतों का जन्म हुआ, जिसे प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनी कहते हैं। स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी, ओर्डोविशियन काल में पुनः भूगर्भीय हलचल के कारण अरावली पर्वत का पुनरुत्थान हुआ तथा यूरोप में स्कैंडिनेविया स्कॉटलैंड पर्वत श्रेणी का उद्भव हुआ, इसलिए इस कालखंड को स्कैंडिनेवियन ओरिजिनी कहते हैं। हर्सिनियन ओरिजिनी एक किस कालखंड में हुआ था? हर्सिनियन ओरिजिनी किस कालखंड में हुआ था? परमियन काल में। भूगर्भीय हलचलों से तीसरी बार वलित मोर्टार प्रवृत्ति की उत्पत्ति हुई किसमें? परमियन काल में। अल्पाइन ओरिजिनी सिनेजोइक कालखंड में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? अल्पाइन ओरिजिनी में यूरोप का अल्पस, उत्तर अमेरिका का रॉकी, भारत का हिमालय, दक्षिण अमेरिका का एंडीज और अफ्रीका का एटलस। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्वत निर्माण प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया का उदाहरण है। एक आंसर हो गया। हिम युगों के कारणों एवं वर्गों का व्याख्या करते हुए प्लेस्टोसीन कालखंड की विशेषता बताइए। तो इसका दूसरा का आंसर यहाँ पे लिखा है हमने कि तापमान के अनवरत रूप से गिरने के क्रम में तथा अनवरत वर्षा के कारण हमारी पृथ्वी के अनेक भागों में बर्फ का जमाव अर्थात हिमाच्छादन हो गया। इसी युग को, जब ये बर्फ जगह जगह जमे हुए थे, तो हिमयुग कहा गया। सुविधाजनक की दृष्टि से हम हिमयुग को 3 वर्गों में बांटते हैं। हिमयुग प्रोटोजोइक एवं आर्कियोजोइक के मध्य का युग प्रथम हिमयुग, कार्बोनिफेरस द्वितीय हिमयुग, प्लीस्टोसीन तृतीय हिमयुग। प्लीस्टोसीन को महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस कालखंड में चार युगों की प्राप्ति हुई: गुंज, मिंडल, डिस, उर्म। फिर प्लीस्टोसीन कालखंड की विशेषताओं में कुछ बिंदु यहाँ पे मैंने दिया है कि इस कालखंड में हिमझीलों का निर्माण हुआ, उत्तर भारत के मैदान इसी कालखंड में हिमालय का अंतर्प्रवृत्ति घाटी की उत्पत्ति हुई, सबसे महत्वपूर्ण मानव अपने विकास क्रम में पशुपालक बन चुका था जिसे होमो सेपियंस कहा गया। इस प्रकार हिमयुग का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड प्लीस्टोसीन को माना गया है। ठीक है, अब ये तीसरा जो था जगह नहीं था तीसरा का, तो तीसरा का आंसर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि देखो तीसरा का इसमें क्वेश्चन था, तीसरा का मेंस का क्वेश्चन था तीसरा, 1 मिनट। हाँ, जैविक विकास पृथ्वी में घटित आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब जीवों का विकास अचानक से नहीं हो गया कि मानव अचानक से आ गया, धीरे धीरे हुआ। तो इसको मैंने देखो एग्जाम्पल से लिखा है, नीचे इसको पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ दूँ, एक बार समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा लिखा है आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक की घटनाओं का अध्ययन भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत करने से यह ज्ञात हुआ कि जैविक विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। इसे निम्न बिंदु समझ सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन कालखंड के एजोइक कालखंड में कोई जीव उपस्थित नहीं था। आर्कियोजोइक कालखंड में प्रथम जीव साइनो आर्कीबैक्टीरिया उद्भव हुआ। प्रोटोजोइक काल में जैविक वस्त्र में प्रोटोजोआ का उद्भव हुआ। फिर पोस्ट कैम्ब्रियन के पैलेयोजोइक कालखंड में पहले रीढ़विहीन किसमें हुआ था? कॉस्ट जस्टी कैम्ब्रियन में, रीढ़ युक्त कॉस्ट ओ से ओर्डोविशियन में, एस से सिल्यूरियन में मध्यस्वर्ग, कॉस्ट डी से डेवोनियन में मध्यस्वर्ग की बहुलता पाई गई थी डेवोनियन काल में, कॉस्ट CDC से कार्बोनिफेरस में उभयचर सरीसृप कोयला पाया गया था और डायनासोर का उद्भव हुआ था कॉस्ट CP से परमियन काल में। फिर इसके बाद हो गया मेसोजोइक में डायनासोर पूर्णतः आया था अस्तित्व में किस कालखंड में? ट्रियासिक में। फिर डायनासोर का युग जुरासिक को, और अंत भी हुआ इनका किसमें? क्रिटेशियस में अंत हो गया इनका। फिर सिनेजोइक आता है, इसमें स्तनधारी जीव बनते सिनेजोइक में पियोम्ब करके। पैलियोसिन स्तनधारी जीव आ गया। ओलियोसिन में पूछ विहीन कप आ गया। मायोसिन में 2 पैरों पर कपिवानर आ गया एंड होमो हैबिलस जिसे कहा गया। फिर प्लायोसिन में होमो इरेक्टस आ गया। फिर नियोजोइक काल में प्लेस्टोसिन में होमो सेपियंस आ गया एंड देन होलोसिन में आपका आ गया होमो सेपियंस। तो इस प्रकार इतने सारे, देखो मैंने कितना छोटे में कितना जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारे जो आ गए कि इन्हें तब शुरू से लेकर अब मानव सेपियंस बन गया, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक विकास को दिखाया गया। तो इसलिए कहा गया कि जैविक विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, ना कि जो है ये मतलब अचानक से हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। थैंक यू।